मिथिरैम नाम से वो चीज थी जिसको गाते थे। तो तब कोरस 1 से शुरू हुआ था, फिर बढ़ते चले गए और बड़े बड़े वो चोगे और कैथोड्स लकड़ के वो सैंडल 10 इंच ऊंचे वगैरह करते थे, तब माइम का इस्तेमाल होता था। तो वो जो पहले माइम जो करता था, एक बीच में आके बंदा, उसको बोलते थे इथोलॉग्स, इथोलॉग्स या इथोलॉग, मुझे ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, एथोलॉग या इथोलॉग कुछ कहते थे। उसका मतलब ये होता था कि पेंटिंग इमोशन शरीर से। तो अब वो धीरे धीरे चूंकि जमाना बदला, तो रोम पीरियड तक आते आते उसमें डिस्टॉर्शन आ गई, वल्गर होना शुरू हो गया था। आप भी देखेंगे कि ग्रीक थिएटर जो था ट्रेजेडीज के लिए जाना जाता रहा, यस सर, है ना। लेकिन मेरे ख्याल एस्केलिस था शायद जिसने एक आदि, लिस्ट्रेटा किसने लिखा था, गीता अगर तुम्हें मालूम हो तो, वो शायद एस्केलिस था या मैं भूल रहा हूँ अभी नाम। तो वही एक कॉमेडी थी उस पीरियड की। लेकिन उसके बाद जो रोमन पीरियड आ गया, जब इस इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहां पर डिस्टॉर्शन होने लग गई। मतलब और तो और कपड़े उतार के भी माइम वाले आने शुरू हो गए। तो उधर एरिस्टोफेंस सर, काफी, एरिस्टोफेंस। हाँ ऐसा, हाँ अरिस्टोफेनी होगा, हाँ। तो वो गंदा होने लग गया। तो अब क्या, धीरे धीरे रोम के बाद जमाना आया, तो ये पीरियड आया जबकि चर्च जो था ये काफी इनके ऊपर डोमिनेट करने लगा। तो उनको ये सब गंदा लगा, उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया सारा। धीरे धीरे खत्म होते होते 16वीं सेंचुरी के एंड में आते आते फिर चर्च ने भी मानना शुरू किया कि नहीं, ये थोड़ा रिफाइंड करके किया जा सकता है। तो माइम सरवाइव तो करता रहा, लेकिन गांव में कहीं कस्बे में छोटे छुप छुपा के, और ये जो लोअर कास्ट के होते थे यही लोग करते थे। अब धीरे धीरे जाके इसका थोड़ा रिफाइंड रूप जो है वो शुरू हुआ इटली में। इटली में जब शुरू हुआ 16वीं सेंचुरी में जाके, तो वो तब कॉमेडिया डेल'आर्टे नाम से जो फॉर्म है, जो आपने अक्सर सुना होगा थिएटर यस सर, स्टडीज में भी, हाँ, इसका इंट्रोडक्शन कॉमेडिया डेल'आर्टे का तब आया। पंतलोने कैरेक्टर या पुलिनेला, ये जो सारी चीजें ये बाद में आने शुरू हुई। लेकिन इस दौरान भी ये काफी माइम यूज करते थे, ये माइम यूज करते थे। लेकिन इनके माइम के साथ ये था कि साइलेंट नहीं, मिमिकल जो मिमिक्री थी या जेस्चर थे या स्टाइलाइजेशन थी, वो बॉडी की थी, लेकिन शब्द भी इस्तेमाल होते थे। दोनों का मिश्रण हो जाता था। प्योर, जो प्योरेस्ट फॉर्म माइम है वो तब नहीं था, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए they always needed somebody to speak about it, like Kathakali. They do mime, but somebody has to speak for them, and they do everything with 24 gesture होते हैं कि ग्रामर है कथकली की, तो वो उससे वो एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो उसके लिए उस भाषा का आना बहुत जरूरी है। तो जहां तक यूरोप का पेंटोमाइम का सवाल है, वो उसका इस्तेमाल कॉमेडिया डेल'आर्टे में हुआ। धीरे धीरे करते करते फिर ये फिल्म्स में जब चार्ली चैपलिन आए, साइलेंट फिल्म्स बननी शुरू हुई, तब इसका काफी इस्तेमाल हुआ। और चार्ली चैपलिन तो खैर गुरु माने जाते हैं, बाप माने जाते हैं इन चीजों में, तो उन्होंने काफी इसका इस्तेमाल किया। लेकिन वो जैसे पार्सल मस्जियों भी करते हैं, तो प्लकार्ड का यूज करते हैं जिसपे लिखा जाता है ये पार्क है, ये कोई एक आधा छोटा सेंटेंस लगा दिया, उस तरह से कर देते हैं। बट अदरवाइज इसको कोई बहुत इतना रिफाइंड आर्ट होने के बावजूद भी इसको स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, एकेडमीज की तरफ से उतना संरक्षण नहीं मिला। जैसे मैंने बताया ना, इनसे बात भी कर रहा था, हम सदानंद सिंह को भी बता रहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ बंगाली ही है जहां गवर्नमेंट थिएटर के लिए या केयर करती, या महाराष्ट्र में जहां तक थिएटर का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, आई स्टैंड करेक्टेड, गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी उस थोड़ा सा इस चीज का वो अपने ट्रेडिशन को, लावणी को, तमाशा को बचाए रखते हैं। अदरवाइज तो हम दूसरी जगहों पे तो यू डोंट सी दिस थिंग्स। मतलब तुम कर्नाटका में देख लो, इतनी सुंदर यक्षगान उनकी फॉर्म है, विच इज फुल ऑफ माइम, सब कुछ है, डांस फॉर्म है, लेकिन वो बस उडुपी तक रह गई है। वो भी कारण साहब के चले जाने के बाद, और बड़े कारण साहब जो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, शिवराम कारन, हाँ शिवराम कारन जी, हाँ, उनके जाते ही अब वो भी धीरे धीरे कोलैप्स होता जा रहा है। ये तो बाबा कारंती थे जिन्होंने वो मैकबेथ किया और उसको यक्षगान शैली में हमसे करवाया, एंड वी यूज्ड टू टेक आवर एंट्री इन यक्षगान स्टाइल, और यूरोपियन कपड़े पहन के और वो डायलॉग बोलते थे, एंड वी वर हैप्पी एनफ की, और खुशकिस्मत थे कि हमने वहां उडुपी में जाके
उसी इंस्टीट्यूट में उन्हीं डांसर्स के सामने वो परफॉर्म किया। तो हम हालांकि बहुत क्रूड थे उनके लिए तो जाहिर है, लेकिन हमने किया फिर भी। मतलब हम ना मतलब वी डोंट हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू आवर आर्ट फॉर्म, क्योंकि वो वही रहा है। हम कॉमर्स के बारे में सोचते हैं, एस्थेटिक के बारे में नहीं सोचते हैं। ना हमारे पेरेंट्स, ना हमारे गुरु, ना हमारे टीचर्स। ये चीज शुरू होनी चाहिए स्कूल्स में, वहां से एस्थेटिक का मतलब आप देखिए किसी स्कूल में सबसे अगर कैटेगरीज बनाए मैथ और साइंस ए ग्रेड में, फिर बी ग्रेड में आएंगे कॉमर्स ये वो, फिर पॉलिटिकल साइंस और ये आ जाता है। आर्ट नाम की चीज ये डांस है तो ड्रामेबाज है। अब ये कितने गंदा शब्द है ड्रामेबाज है, अब कहाँ से ड्रामेबाज। जी सर, मेरी बेटी ने आप समझ सकते हैं जी हाँ प्लीज प्लीज बोलो बोलो। सर मेरी बेटी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट में थिएटर लिया था, तो उसकी क्लास टीचर उसको बोलती बेटा आर यू ओके। तो बताओ ये तो हाल है। अब आप बताइए कि अगर आपके इससे बड़ी, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, आप यकीन करेंगे कि मैंने जो स्कूल में थिएटर किया है, मैं करीबन 36 या 37 स्कूल मैं बदल चुका हूँ, बल्कि ज्यादा ही बदल चुका हूँ। और सर बेटी क्लास टॉपर है, तो टीचर को लगा कि इसका दिमाग कोई सरक तो नहीं गया जो ये थिएटर ले रही है। बताओ ये तो हाल है। तो वो दिक्कत तो है। तो मैं इन स्कूलों में इसलिए इतने स्कूलों को बदला इसलिए था कि मैं ऑर्डर पे माल सप्लाई नहीं करता कि नहीं जी आप दयानंद पे करो, आप उस पे विवेकानंद पे। मैं कहता था मैं नहीं कर सकता। मैं उनको कैरिकेचर, इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज को, बच्चे को, एक छोटे से 2.5 फुटे बच्चे को पगड़ियां पहना के उसको दाढ़ी मूंछ लगा के, वो मैं नहीं कर सकता। मैं उनकी वैल्यूज पे कर सकता हूँ। तो मैं हर बार निकला हूँ 3 महीने 6 महीने साल बाद किसी भी स्कूल से, इसीलिए। लेकिन मैंने जहां काम किया वो वही किया है जो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब टैगोर का जो प्ले है तोता, उसको मैंने कंटेम्प्रेरी किया, लखनऊ में मैंने पहला शो किया था इसका। तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये इस तरह से बन जाएगा। तो उसमें तो मैंने स्कूलों की वो मतलब स्कूल, सीबीएसई, एनसीईआरटी प्रिंसिपल्स, किसी को नहीं बख्शा ही नहीं मैंने। कारण ये है कि आप उस बच्चे को क्यों नहीं पूछते तुझे क्या सीखना है। मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में ही मेरा बेटा 10th में था, तो चूंकि मेरी मिसेस भी शी इज आल्सो फ्रॉम एनएसडी, वो मेरी सीनियर है, पंकज कपूर और रंजीत भाई के बैच की हैं वो, शशि। तो हमारा बच्चा जो था 10th में था, तो उसने कहा साइंस मेरे बस का नहीं है बात। तो मैंने कहा जो तेरे बस का वो कर, लेकिन अच्छा करना। तो उसने ह्यूमैनिटीज ले ली, जिसका कोई मतलब नहीं था उसके लिए। क्यों पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस मेरे को नहीं। नाउ ही इज ए ग्रेट म्यूजिशियन, वो कंपोज करता है, लिखता है, इज ए फोटोग्राफर और इंडिपेंडेंट है। और इतना खूबसूरती से परमात्मा की दया और उसकी अपनी मेहनत की वजह से, बिकॉज व्हाई आई अलाउड हिम टू डू व्हाट ही वांटेड। हमारे स्पेशली नॉर्थ में, हमारे पंजाबियों में कह लो या नॉर्थ इंडियन में, है बेटा इंजीनियर बनाना है, आईएएस बनाना है, आईपीआईएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ऊंचे ऊंचे सा। अरे तो अच्छा हेयर कटिंग वाला सैलून क्यों जब होगा ही नहीं, इंसान तो वो बनाते हैं, दर्जी और हेयर कटिंग वाले, यही तो इंसान बनाते हैं। भगवान के बाद तो वही बनाते हैं, वो नहीं बनने देंगे हम। अब ये प्रॉब्लम है। और आर्टिस्ट, अब ये क्या चीज होती है, आर्ट क्या चीज है। ठीक है फिल्म देख लेंगे ना, सो दैट्स ए प्रॉब्लम, दैट इज ए प्रॉब्लम। लेकिन जैसा भाई पूछ रहे थे पारी जी कि थिएटर का सीन चेंज हुआ है, भाई बहुत चेंज हुआ है। गीता मुझे इशारा कर देना अगर टाइम में एक्सीड कर रहा हूँ। सर हो गया ना। हाँ तो फिर नमस्ते कर लेते ना। नहीं मतलब हमने सेकंड बार ज्वाइन किया है सर, तो अभी हमें 40 मिनट्स पूरा कंटिन्यू करना है। ओके अरे वाह 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 भाई। वो सोचो किसी एक्टर को कोई कहे बोल, लोग तो बोलने नहीं देते, और मुझे कोई कहे एक्टर को तू बोल। अब इससे बढ़िया बात क्या होगी कि मुझे बोलने दे रहा है। बिल्कुल बोलते रहे सर, बिल्कुल बोलते रहे। यूवी हाँ जी बोल रवि। यूवी हाँ बोल। हाँ भाई सर, एक मेरा मतलब ये, इसका आप जवाब देना चाहो तो दे सकते हो, न देना चाहो तो न भी दे। मेरा आपसे सवाल है कि मैंने आपको बहुत साल देखा, बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर में आया तो आप लोग फाइनल में थे, शायद फाइनल ईयर में थे, फिर रेफेक्ट्री में भी हमने आप लोगों को देखा।
हाँ, हाँ, मैं 81 के बेस पे, 81 पास आउट। हाँ, तो बिकॉज आई हैव सीन यू ऑन स्टेज, और मैंने हाँ, साथ भी बहुत काम किया हमने, जी और भाई, मतलब यू वर वेरी चार्मिंग ऑन स्टेज ऑल्सो, एंड यू वाज वेरी वेरी फाइन एक्टर ऑल्सो। तो मेरी मेरी एक मतलब, जैसे मेरे बॉम्बे आने के मेरे अपने रीजन है, आपके दिल्ली में रहने के अपने रीजन रहे होंगे, लेकिन मैं हाँ, ये हाँ, जानना चाहता हूँ कि एक अच्छा सुंदर सा, मतलब अच्छा डील डॉल वाला लंबा चौड़ा आदमी, अच्छा एक्टर, और मतलब जो जो बॉलीवुड के जिसके अंदर सारे गुण थे, और उसके आसपास के इर्द गिर्द के जितने भी उसके दोस्त थे, वो सारे के सारे वहां से जो है विसर्जित होके बॉम्बे आ गए, और अपने तरीके से लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया और अभी भी कर रहे हैं। तो मतलब तुमने अपने अंदर ऐसी क्या खामी देखी जो उसको ट्राई भी नहीं किया? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया भाई। उसका सिंपल सा रीजन ये है, एक तो है कि मुझे कैमरा की विधाई पसंद नहीं है, ये एक्टिंग बिल्कुल भिन्न है। वहां मुझे कैमरा बताता है मैं तुमको इतना ले रहा हूँ, और फिर मैं किसी डायलॉग जो बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई बंदा ही नहीं है जो मेरे को जवाब दे रहा, मैं देख ही नहीं पा रहा, कैमरा के लेंस को कह रहा हूँ अबे तुम आ गए। तो ये तो वो बात होगी जो कि हम घर में जाके शीशे के सामने एक्टिंग किया करते थे अपने डायलॉग, ये वैसा सा हो गया। दूसरा, मैंने 2 सीरियल किए थे, एक तो रैना साहब के साथ, एम के रैना के साथ जमीन, और एक बसेरा किया था जिसमें महमूद थे और राकेश बेदी थे, 3-4 लोग बॉम्बे से आए थे। मेरे को एक्चुअली तकलीफ इसलिए हुई कि मेरे को 6 बजे बुलाते थे, 1:45 बजे दोपहर के वो पहला शॉट लेते थे, और मैं वहां बैठा रहता था, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म था नहीं। अब आप समझ गए ना। तो मैं चिढ़ गया कि ये क्या बात हुई यार, मतलब ये ऐसे कोई काम करता है क्या? तो मेरा फिर मैं उचाट हो गया। वरना मैंने, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने और टॉम ऑल्टर ने इकट्ठा एग्जाम दिया था रविंद्रा भवन में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए। इस जमाना 1974 या 73 में हमने अब किया था। तो ओहो, बेंजामिन अच्छा गिलानी अच्छा अच्छा। और टॉम ऑल्टर, ये क्योंकि जमुनानगर से ही थे, जगाधरी से थे, तो 3 लोग हुए थे, पर मेरे फादर ने मुझे पैसे नहीं दिए जाने के, तो फिर मैं छोड़ के फिर निकल ही लिया। वो वाला बात था। मेरे को एक्चुअली, मैंने गांधी फिल्म में ऐसे एक ओके हल्का सा शॉट ओके दिया था ये जानने के लिए फिल्म क्या होती है। ओके ओके। हालांकि मुझे 3 दिन के 1500 रुपए मिल गए थे, हाँ, जबकि मुझे याद 600 है, रुपए होते थे, मुझे याद है। और तो मतलब काफी पैसे मिल गए थे। लेकिन वो रीटेक वाला जो चक्कर है ना, तू जानते है थिएटर वालों को 6 महीने 2 महीने रिहर्सल करवा लो, स्टेज पे अब राजा है। ये नहीं, सिनेमा में नहीं हो पाता यार। तो हाँ, मेरे को ये नहीं मजा सिनेमा आता। में मेरे नहीं है को सर। मुझे ऑडियंस का रिएक्शन चाहिए इंस्टेंट। ये इतना खूबसूरत कला है थिएटर की। मेरे को कभी भी, अभी भी बच्चे बहुत सारे यहाँ बहुत से बढ़िया। कास्टिंग वाले बुलाते हैं। पीयूष ने एक बार कहा, युवराज भाई आपके लिए बहुत बढ़िया रोल लिख रहा हूँ। वो कौन सा मकबूल शायद था या कोई और था फिल्म जिसमें कि थानेदार का रोल था या पता नहीं क्या हाँ, था। मकबूल फिल्म थी। आपको दिमाग में रख के लिख रहा हूँ। मैंने कहा भाई शूटिंग दिल्ली करवा सकते हो तो मैं आ जाऊंगा। बोला ऐसे थोड़ा होता था क्या, ये क्या मतलब तुम्हारे हिसाब से? मैंने कहा भाई मैं दिल्ली नहीं छोड़ सकता, दिल्ली मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो मुझे पसंद ही नहीं आया। मैं फिल्म देखता ही नहीं, पिछले 35 साल से मैंने फिल्म ही नहीं देखी। टीवी पे आ जाए थोड़ा सा अक्षय कुमार की इसलिए देखता हूँ कि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अच्छा एंटरटेनमेंट होता है, आया मारा कूटा ये किया वो किया, निकल लिया भैया, टाइम पास फर्स्ट क्लास हो जाता, माथा नहीं लगता। बहुत ज्यादा दुखी नहीं मैं होना चाहता। मैं खुश हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, मजा आता है इसमें, थिएटर में इतना मजा आता है, मैं नहीं क्या नहीं, बताऊं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो युवराज। आई एम प्राउड ऑफ यू सर, आई एम प्राउड ऑफ, गीता, थैंक यू सर, तूने थैंक मेरा यार मिला दिया है। मेरे पास अभी भी इसकी फोटो है फेसबुक पे डाली हुई है, नाम के मेरी और रवि की। थैंक यू गीता, मेरा दोस्त मिला दिया तूने। मैंने सब तुझे परसों चौथ हेलो बोला था इसी के गीता के प्रोग्राम में, जी शायद तूने देखा नहीं। जी तूने देखा नहीं होगा, हाँ मैंने हाँ लिखा सर, था तेरे बिल्कुल। को, बन्ना नमस्कार। हाँ, हाँ हाँ सब पे बेटा गीता बोल। सब पे कर्जा चढ़ा दिया सर मैंने। अरे नहीं यार, ऐसे क्या, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लगा, इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिल गए मुझे यार। रवि से तो मेरा बहुत प्यारा, मतलब बहुत जिगरी यार है। अब बॉम्बे है वो अलग बात है, अच्छा लेकिन हाँ बोलो बोलो प्लीज। युवराज, थोड़ा सा महेश जो अपना काम कर रहा है, बिकॉज वो ही आप लोग लाइक माइंडेड लोग हो दोनों, तो जी थोड़ा जी सा जी। आप ना उसके बारे में थोड़ा हमको हमको सर थोड़ा सर बताओ कि किस तरह सर से उसकी फंक्शनिंग होती है, कहाँ से उसकी फंडिंग वगैरह होती है। सर सर मैं बीच रवि में तुमने महेश के बारे में, मैं बीच में हाँ काट प्लीज रही हूँ, क्योंकि महेश सर प्लीज। परसों आने वाले, उनका परसों लेक्चर है, तो हम
तो मैं उसकी भूमिका बना रहा हूँ, मैं उसकी भूमिका बनाऊंगा, मैं उसकी भूमिका बना रहा हूँ। हम हाँ इन हम तो short जानना बनाओ। चाह रहे हैं एक्चुअली फंक्शनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दोस्त, ऐसा है, महेश एक ऐसी शख्सियत है जो रिबेल है, और उसने गवर्नमेंट की शर्तों पे काम नहीं किया। उसने बड़ी कोशिश की कि उसको, उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाए। बहुत परेशान हुआ, फिर दुखी होके उसने अपने ही छत के ऊपर, मकान जो घर है उसकी छत पे, वो एस्बेस्टस की शीट डाल के अपना ऑडिटोरियम बनाया, मिक्सी के जार लेके उनमें लाइटें लगाई, बल्ब लगाए, और हर रोज वो, अभी भी जैसे कोरोना वाला सीन चल रहा है, वो अभी वहाँ वेल्डर के साथ लगा हुआ है, कुछ और चीज कर रहा है। उसने वो ऑडिटोरियम खड़ा किया। वो एक पैसा नहीं लेता ऑडियंस से, एक पैसा नहीं लेता। जो बाहर के ग्रुप आते हैं उनसे कुछ पैसे नहीं लेता। हमने कह के कहा भाई कोई अपने मन से डोनेशन देना चाहता है, एक बक्सा लगा दिया, लिख दिया, और मुझे नहीं लगता किसी ने दिया है। तो 1000-1500, इससे ज्यादा कोई नहीं दिया होगा अगर ग्रुप आए भी है। वो उनको रखता है, उनको मतलब खिलाता पिलाता, रहने की जगह ऊपर देता है, एसी लगाए हुए हैं, सब कुछ लगाया हुआ है, और मतलब हर वक्त वो आदमी खाता पीता सोता जीता सिर्फ थिएटर है। मतलब उसका मैं क्या बोलूं, ही इज जस्ट ग्रेट। मतलब उसका पैरेलल, वो जितना काम करता है, मैं तो उसके मामले में 10% काम नहीं करता। तुम ये सोचो, इतना काम कर रहा है गुड़गांव में थिएटर के लिए, हरियाणा में सीरियस थिएटर के लिए, और वो एक्टर्स में भी इतनी आस्था से करता है काम, इतनी आस्था से करता है। आई हैव नेवर सीन पर्सन लाइक, यू नो, ए थिएटर पर्सन लाइक, ही इज एन एक्टिविस्ट जिसको कह सकते हो, जेन्युइन थिएटर मैन। कमला मेरा तैयार हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि लेकर आओ। You should come once. It will be a treat. और देखो रवि, उसके ऑडियंस कौन है? वो नीचे गली में जो लोग हैं, आर्य, मतलब जो भी आचार्य नगर गली, कोई भैया जी हैं, कोई भाटिया जी हैं, कोई ये वाला है, कोई वो वाला है, वो आते भाभी जी के साथ आते, लेट आते, 3rd फ्लोर पे चढ़ते 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 आते। लेकिन वो आधे अधूरे भी समझ रहे हैं, अब वो कमला भी समझ लेंगे। वो सब तरह के प्लेज होते हैं, वो लोग करते हैं और खामोशी से देखते हैं और क्लैपिंग करते हैं। और 40 से शुरू करके उसने 80 तक बिठाने शुरू कर दी ऑडियंस को, और एक पैसा नहीं लेता। ये है उसकी खासियत बंदे की। इज जस्ट जेम। वो सेल है, मतलब टेम्पर मेरी तरह ही उसका बहुत जल्दी लूज हो जाता है, लेकिन वो पढ़ता बहुत है। मतलब मैं और वो कंट्रास्ट है, वो बहुत पढ़ता है, उसकी पूरी लाइब्रेरी है मतलब उसकी। और बड़े लोगों ने, बड़े सारे एक्टर्स एमेच्योर ने उसकी किताबें मार के भी ले गए, क्योंकि वो चेक नहीं करता कभी। तो अब वो एज यूजुअल जयंत जानते होंगे पुराना। हाँ बोल। यहाँ हम जितने भी लोग जुटे हुए हैं, मैं सबको बताना चाहता हूँ जी। रवि सर आवाज नहीं आ रही। रवि सर आवाज नहीं आ रही। जो है मेरा क्लास रवि तेरी आवाज नहीं आ रही। अब क्या रही है क्या? हाँ अब आई। तो मैं यहाँ जितने भी लोगों उनको बताना चाह रहा हूँ कि महेश जो है मेरे साथ में, हम लोग साथ क्लासमेट थे। अच्छा। आवाज कांट हेयर यू रवि। आई क्या? हाँ सर। आप मोबाइल को बहुत मत हिलाइए सर। हाँ बोल। वो अनम्यूट हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तब तक कोई और सवाल पूछ लो बाबू जी। हाँ बोल रवि। अरे अब तेरी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया तेरा। हाँ सर बोलिए अभी। हाँ हाँ। ये कह रहा था कि महेश जो है हमारे वक्त में जो जितने भी हम एक्टर्स थे उनमें से वो टॉप की ग्रेड में था। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ। और हम सब उसके कॉम्पिटिटिव थे, और उसने बहुत बेहतरीन रोल अपने वक्त में किए हैं, क्योंकि हमारे वक्त में बहुत ज्यादा थिएटर कारण साहब ने हमसे करवाया था, और हम बहुत ज्यादा उसके शोज भी बाहर जाके किया करते थे। लेकिन वो इतना पैशनेट मतलब थिएटर का अपने वक्त में भी था जब वो एक्ट करता था। कई बार हमें बहुत
जेलेसी भी होती थी कि यार ऐसा भी पैशन क्या, मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका होता था। हाँ, आज जो वो काम कर रहा है या युवराज भाई जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही बेमिसाल काम है, और हम उसको टेलीविजन सिनेमा या नहीं आ रही, तेरी आवाज नहीं आ रही। और न ही पैशन है। हाँ हेलो, आती है चली जाती है, कटती है तेरी आवाज। हेलो। हाँ तो मैं यही कहना चाह रहा था कि न तो यहाँ पे हमको पैशन मिलता है उस तरह का, और न ही उस तरह का कमिटमेंट मिलता है, तो मतलब ये चीज बहुत मिस होती है। और मतलब बहुत अलग तरीके का यहाँ पे थिएटर का काम होता है। थिएटर होता है, लेकिन जो तुम बता रहे हो जिस तरह का बिखराव है, कोई किसी से कंसर्न नहीं है किसी का, बहुत सेल्फिश तरीके से नाटक होते हैं। आप मानेंगे, अभी मैंने बहुत बड़ा एक प्ले किया था, मैंने कुछ 30 लाख रुपए उस पर खर्च किया। करते थे बिठा के गाड़ी में, सुबह 8 बजे हीरो के पास जाता था और उसके सीन उसके साथ करता था, फिर ब्रेक होता, वो लड़का वापस हमको मिलता था, हम 8:30 बजे रात को हम उसके साथ थिएटर करते थे, मतलब उसके सीन हम करते थे। तो मिलाकर के 7-8 दिन के अंदर 7-8 दिन ही ऐसे मिले जब हम एक साथ सारे लोग मिले। तो नाटक का यहाँ पे बड़ा खराब रूप है, जैसा भी है। लेकिन मैंने जो भी जितना भी काम किया, वो थोड़ा केके के साथ काफी काम किया, वो थोड़े से का उनका है। लेकिन बॉम्बे अपने आप में बहुत ही मतलब अजब नगरी है ये, वो छवि है। तो जैसा अभी तुमने बताया, मुझे तो ये सुन के मुझे बहुत 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 खुशी भी हो रही है कि हमारे साथ के लोग जो है इतने पैशन के साथ नाटक कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू भाई, मेरे तो बड़ा मजा आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। और अभी कोरोना के चक्कर में अभी मैंने क्या किया है कि छोटे छोटे ऐप एक हाथ में लग गया, बच्चों के लिए छोटे वीडियोस कर रहा हूँ, अपने जो मन के विचार थे वो डाल रहा हूँ, ऐप का काम भी सीख गया हूँ, थोड़ा सा इसमें भी सीखे, बच्चों पे ज्यादा फोकस करता हूँ, वैल्यूज को लेके, इन चीजों पे। तो अपना टाइम अच्छा पास हो रहा है। 1-2 चेखव की कहानियां भी कर डाली इसी के ऊपर, अलग अलग लोगों को रिकॉर्ड करके वो भी सीखा। तो आई एम एंजॉयिंग बेसिकली, मुझे बहुत मजा आ रहा है जो मैं करता हूँ। युवराज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता था। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाहता था कि आपका काम मैंने देखा था 85-86 में, मैं तो आ ही रहा था, तो रेपर्टरी में भी मैंने देखा। और उस समय मतलब ये तो सच है कि चिल्ड्रन थिएटर हिंदुस्तान में उस तरह से वो जगह नहीं पा पाया, मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल वो जगह नहीं है उसकी, है ना कहीं वो सिर्फ उसको स्कूल लेवल पे ही मानते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पे कह लें। एक टाई है, लेकिन वो टाई भी उस तरह से सिर्फ एक ढक रही है, वैसे बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा वैसा उसको रिकग्नाइजेशन है नहीं बच्चों के नाटक का। तो चूंकि आपने तो रेपर्टरी में काम किया था और आपने भी इतना वो तो बहुत ही मतलब डायमंड पीरियड था जब मैं देखा करता था आपको, आपके नाटक देखा करता था, तो आपने ये क्यों तय किया कि मुझे बच्चों के साथ ही काम करना है? उसके पीछे मतलब क्या कारण है कि आपने ये तय क्यों किया? नहीं, वो मजबूरी थी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं प्रोटेस्ट में निकला था रेपर्टरी से। हमारा प्ले चल रहा था सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स, ये पीएम शाह जी ने करवाया था, और रणवीर यादव, मैं, ये लोग थे उसमें। तो वो क्या हुआ कि तब जब ये शोज हो रहे थे तब मनोहर भाई दिल्ली छोड़ के बॉम्बे चले गए, तो रेपर्टरी में डिसिप्लिन को लेके काफी गड़बड़ हो गया था। तो पहले तो ये होता था, थर्ड बेल हुई तो उसके बाद ऊपर जो रविंद्रा भवन में किसी को आने नहीं देते थे, लॉक कर देते थे। लेकिन जब वो चले गए तो वहां पर वो खुला ही रहता था दरवाजा, कोई भी कभी भी आ रहा है। तो उसमें क्या होता था, एक्टर की भी एंट्री वही है और ऑडियंस की भी वही है। मैं तैयार हूँ, मतलब सोचिए 16th सेंचुरी के कपड़े पहन के मैं फ्रेंड्स मतलब उस गोल्डूनी का प्ले कर रहा हूँ, फ्लोरिंदो बना हुआ हूँ, बिल्कुल उसी दिमाग में भी उसी तरह की चीज है। और आगे से एक आंटी जी चली जा रही है या मैम चली जा रही है लाजपत नगर को या संत नगर से, वो टक 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 करके, मैं मेरा सारा वो जो ट्रांस सा होता है जिसमें तो टूट जाता है। मैंने 2 बार अपने उनको रेपर्टरी वालों को मना किया, प्लीज मत आने दियो, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बोले ठीक है कल नहीं करने देगा। लास्ट शो था, मैंने उनको वार्न कर दिया, आज अगर कोई आया तो मैं प्ले रोक दूंगा। तो बोले नहीं आएगा।
वो फिर कोई आ गई, मैं एंट्री लेने लगा हूँ, वो फिर मैडम चली गई। तो मैं स्टेज पे गया, रघुवीर यादव वहां खड़े थे, तो उनको डायलॉग बोला था, मैंने कहा रुको रुको, ये चलते प्ले की बता रहा हूँ, दिस नेवर हैपेंड। तो मैंने कहा रुको, मैं सॉरी, माफी चाहता हूँ प्ले रोकने के लिए, ये जो मैडम अभी आई है इनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ, कसूर इनका नहीं, हमारे लोगों का है जिन्होंने रोका नहीं इनको, दोबारा से शुरू करते हैं प्ले। रघु मैं दोबारा एंट्री ले रहा हूँ, एंट्री ली, प्ले खत्म किया, पीछे जाकर रिजाइन लिखा, और उसके बाद मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा। मुझे अफसोस हुआ कि डिसिप्लिन खत्म हो गया, थिएटर का मेरा कंसेप्ट ही क्रैश हो गया, मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद अब मैं क्या करूं? तो दादी पदम जी जो है, ही वॉज ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, इसमें NIE नाम से एक वो होता है कि स्कूलों में भेजते हैं एक्सपर्ट्स को, आर्ट के हों, पपेट्री के हों, पेंटिंग के हों, या इस तरह। तो ही से डोंट वरी, उसके कुछ मित्र थे वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो अभी नई जर्नलिस्ट बहुत, सबीना थी शायद, क्या, शी इज नो मोर नाउ, ग्रेट लेडी। तो उसने मुझे स्कूल का असाइनमेंट देना शुरू किया। तो मैंने, अब थिएटर तो करते रहे थे, उससे पहले अप्रेंटिसशिप में, हाँ मुझे याद है 79 में अप्रेंटिसशिप के दौरान 1 साल की होती है, उसमें सुषमा सेठ जी आई थी, द ग्रेट एक्ट्रेस सुषमा सेठ जी। उन्होंने एक किया था चिल्ड्रन थिएटर, जिसमें आशीष विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेंट था एज चाइल्ड। तो वो उसमें मैं असिस्ट कर रहा था सुषमा जी को। तो मैंने देखा, क्योंकि तनख्वाह मिल रही थी, तो मैंने चिल्ड्रन थिएटर देखा कि इसको कहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इसमें एंट्री हो जाऊंगा। तो फिर स्कूलों में जाना शुरू किया, 250 रुपए पर स्कूल में जाने के मिलते थे मेरे, 1 घंटा 2 घंटे जो भी लगाओ। तो दिल्ली भर के स्कूलों में जाते थे, फिर चेक मिलता था हफ्ते 10 दिन के बाद, वो भी वहां दरियागंज आके लेके आना पड़ता था। लेकिन मुझे वो काम अच्छा लगने लगा। एक तो मुझे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था, और एक मैं NSDN था, तो अंदर से मतलब भरा पड़ा था। जैसे रेपर्टरी में आप जानते हैं, रघुवीर यादव जैसा सिंगर हो, अनंत देसाई जैसा सिंगर हो, उत्तरा जी जैसे सिंगर हो, तो वहां हमारी क्या बिसात। तो मेरा गाने को मन करता था, पर हम कॉन्शियस होते थे वो बहुत अच्छे सिंगर थे। तो अब यहाँ मैं स्कूलों में आ गया, यहाँ मैं गाता भी था, लिखता भी था, डांस भी करता था, सिखाता भी था, इतना मुझे लगा मैं तो राजा हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक स्कूल है ब्लूबेल स्कूल, LSR के सामने, लेडी श्री राम कॉलेज के सामने। तो वहां जो उनकी चेयरपर्सन थी मिसेस सोनी, वो बहुत नेक औरत थी। उन्होंने मुझे कहा, देख बेटा तू NSD का है, और तू बहुत, तेरा हमने देख लिया, हमने वर्कशॉप देखी तेरे 4-5 दिन, हम चाहते तुम्हें ज्वाइन कर, पर एक ही शर्त है, NSD की डिग्री बाहर छोड़ के आई, क्योंकि तुम लोग जब आते हो NSD वाले, तो आपके भाव बड़े होते हैं। जब यहाँ तुम एंटर करे गेट के, तो NSD वाला नहीं होना चाहिए, एक टीचर आना चाहिए। तो वो मुझे ट्रांसफॉर्म होने के लिए करीबन 1-1.5 साल लगा, फ्रॉम NSDN टू ए टीचर, ड्रामा टीचर। मैं धीरे धीरे मंथन किया, उनकी जो प्रिंसिपल है मिसेस सुमन कुमार, और वहां पर एक नीरा चोपड़ा जी थी मेरी, जो कि मैं उनको अपनी मेंटर मानता हूँ, एजुकेशनिस्ट है वो, अभी बाहर है वहाँ। इन सब ने मुझे बेसिकली बच्चों के साथ काम कैसे करना है, पेशेंस से, मैं बहुत गुस्सैल था तब, तो बहुत ज्यादा था, अब तो 2 हूँ, तब 100 था, अब इससे अंदाजा लगा लो, इतना डिसिप्लिन था मेरा। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों के लिए स्क्रिप्ट लिखो, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है, बदकिस्मती से बच्चों के लिए कोई लिखता ही कोई नहीं है, बच्चों के लिए कोई मैगजीन ही नहीं है, बच्चों के लिए फिल्म्स ही नहीं है, बच्चों के लिए आप रियलिटी शोज देख लीजिए, वो 4 साल की लड़की 5 साल की लड़की होती है, तो बीड़ी जलाए पे डांस कर रही है, कारण ही नहीं है जो बच्चे का गाना हो, जिसको बच्चे का गाना कहते हो। आप उठाकर यूरोप को देख लो, वेस्ट को देख लो, पोस्टमैन इज माय फ्रेंड, सोल्जर इज माय फ्रेंड, पुलिसमैन इज माय, यहाँ हम कह ही नहीं सकते वो। अब पुलिसमैन को कैसे कहोगे माय फ्रेंड, आपको पता है वो किस लिए मशहूर है। तो आप, है ना, यहाँ लिखता ही नहीं कोई गाने। देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। आप कोई बड़ी मजेदार किस्सा बताऊं रवि, अगर तू है तो तू भी सुन लेना। एक बार एक डेनमार्क का एक ग्रुप आया, 3 एक्टर थे रेपर्टरी में, तो उन्होंने मदर करेज का एक हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया आधे घंटे का। तो उन्होंने कहा कुछ प्रॉप चाहिए, तो हमने कहा क्या चाहिए, तो उसी वक्त माली जा रहा था हमारे वहां कॉरिडोर से, उन्होंने उसकी कैंची ले ली, उसका स्क्रू खोला और 2 हिस्से कर दिए। वो खाली 2 अलग अलग ब्लेड्स के साथ पूरा प्ले कर दिया, अलग अलग प्रॉप्स बना के। तो हमने कहा ऐसा क्यों किया, वो बोले क्रिएटिविटी का एक ही
मंत्र है। When you are left with nothing, without cliches which you've been using till today, now you are put in that state कि आपको push your mind, push your creativity and create something which never happened. So this happened with me for schools. I started writing. I started thinking like a child. मैंने उस जमाने में, मेरी उस प्रिंसिपल ने मुझे लिटिल प्रिंस, अगर आपने पढ़ा है, छोटा सा एक नॉवल है, जी जी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि वो हैट बना हुआ है, वो बच्चा एक पेंटिंग बनाता है, बताओ क्या है, कोई कहता है हैट है, कोई कुछ कहता है, कहता नहीं ये अजगर है, इसके पेट में हाथी है। तो फिर मैंने सोचा बच्चा तो कुछ और सोच रहा होता है, और हम कह रहे नहीं बेटा तुम ऐसे बढ़ोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम यूं करना, तुम्हें पता नहीं है क्या है। तो मैंने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे सोचते कैसे हैं, कैसे सोचना चाहिए, फिर मैं बच्चों के करीब हो गया और फिर इतना मजा आया। हर बच्चा एक चैलेंज है। मैं हर बच्चे को यही कहता हूँ, a good student is he or she who comes with lots of questions. तो बोले सर कि हमें तो कोई जवाब ही नहीं देता, हमें तो अपने सब्जेक्ट के जवाब नहीं देते, एवरी टाइम वी गेट पीरियड के बाद मिलेंगे, क्लास के बाद ले लेना। वो आज तक कभी टाइम नहीं आया जब हमारे सवालों का जवाब देंगे। तो चिल्ड्रन थिएटर मैंने इसलिए शुरू किया कि मैं सवालों के जवाब ढूंढता हूँ, घर आके मेहनत करता हूँ। अगर मुझे नहीं पता होता, जैसे अभी मैं एक स्कूल है KIIT, उनको मैं शेक्सपियर के बारे में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, बिल्कुल मतलब जूनियर स्कूल के लेवल का। तो मैंने मैकबेथ का उनको बताई कहानी इन नटशेल, एक मैंने एनिमेशन की फिल्म ले ली थी कार्टून की, तो बड़े खूबसूरत क्यूट सी फिल्म थी, 5 मिनट में सारा मैकबेथ बता दिया। तो एक बच्ची, मैंने कहा कोई सवाल है, तो एक बच्ची उठी 2nd स्टैंडर्ड की, कहती सर तो फिर फाइनली कौन राजा बना? अब मुझे सीरियसली नहीं याद ही नहीं रहा था कि कौन बना। मुझे मतलब एक तो अंग्रेजी नाम, और एक जमाना पहले मैंने कारन साहब के साथ किया था, मुझे याद नहीं, वेलकम था, मैकडफ था, कौन था, भूल गया था। मैंने उसी वक्त पूरा स्कूल वहां बैठा ऑडिटोरियम, मैंने कहा बेटा सॉरी मुझे इस वक्त नहीं पता, मैं मंडे को जब असेंबली होगी मैं तुम्हारे जवाब दूंगा। सो टू एक्सेप्ट, आई लर्न दिस, एक्सेप्ट इट। इवन इफ यू आर अ टीचर यू हैव टू लर्न दिस। टीचर और स्टूडेंट का रेपो तभी बन सकता है, एक रिलेशनशिप नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते। सो दिस इज वे आई एम लर्निंग एवरी डे। अभी मैं वीडियोस डालता हूँ, मैं पोस्ट करने से पहले जो मेरे एक्टर्स है, जो मैच्योर है, उनको डालता हूँ, वो मेरे फिल्टर है। अगर कोई मेरे ख्याल सुन रहा हो, तेजवर्धन है, पुनीत है, अगर हाँ तो हाँ ये रहा देखिए, इनको मैं भेजता हूँ, ब्लेस यू बेटा, ब्लेस यू। तो इनको मैं भेजता हूँ कि मुझे बताओ कहाँ कमी है, क्योंकि ये मेरी ऑडियंस है। तो ये उसी वक्त कहता है सर यहाँ आपका जो आपने क्लिप डाला है वो बैठ नहीं रहा। राहुल है, उसने मुझे कहा सर ये जबरदस्ती डाला हुआ है, मैं काट देता हूँ। सी आई एम लर्निंग, इफ आई हैव टू लर्न आई हैव टू बी हम्बल। मुझे झुक के ही सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। आई थिंक मैं बहुत बोल गया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा युवराज जी। सवाल हो तो, कोई और सवाल हो तो प्लीज। सर छोटे छोटे बच्चों के जो बहुत इनोसेंट सवाल होते हैं जिनके उनको अर्थ भी नहीं पता है, हम लोग उनको बहुत सडनली फोर्स से दबा देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का सवाल करना वहीं खत्म होना शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। आपको एक छोटी सी एक पोएम लिखी थी मैंने बहुत पहले। एक था राजा, एक थी रानी, क्यों नहीं। हर कहानी मतलब शुरू इसी से होती है, एक था राजा, एक थी रानी से क्यों नहीं होती। भगवान होता है, होती क्यों नहीं, एक बच्ची के सवाल थे जी। तो अब आप सोचो कि मैं उस तरह की जनरेशन को सेंसिटाइज कर रहा हूँ, या मतलब क्या करिए, क्या बोलेंगे उसको, लड़की बोलो, कोई अच्छा सा शब्द बोलो, तुम ही बताओ गीता। उनको तैयार कर रहा हूँ, इन्हें भी प्रोत्साहित कर रहा हूँ, हिंदी में जिसको बोलते हैं। हाँ यार, मेरी पंजाबी होने के नाते मैं डरता हूँ बहुत ज्यादा अच्छी हिंदी बोलने के लिए, क्योंकि मैं बिहारियों को सुन चुका हूँ, वो इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं संस्कृत, मैं पगला जाता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक मार के चलता हूँ, संभाल के हिंदुस्तानी बोलता हूँ, थोड़ा उर्दू डाल देता हूँ चीनी वीनी के रूप में, और थोड़ी हिंदी हिंदी। तो ये है, सवाल तो जरूर आपको बच्चों को करने देना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर के पास जवाब नहीं है तो टीचर
सीबीएसई के सिलेबस से आगे नहीं बढ़ा, एनसीईआरटी के सिलेबस। उनको हमेशा एक टीचर को सिलेबस के अलावा पढ़ना ही पड़ेगा। बच्चा कोई भी सवाल पूछ सकता है। गीता और जो भी लोग सुन रहे हो, आपको मैं एक छोटी सी बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। मुझे टाइम भाई प्लीज बता देना जब भी काट लो। सर नहीं अब हमारे पास ऐसे गोल गोल कर देना, ऐसे हमारे पास 2 मिनट बचे सर, बस 2 मिनट। 2 मिनट तो मैं 1 मिनट में बताता हूँ। 1 मिनट में ये है, एक मैंने अभी प्ले किया था चंद रोज पहले। मैंने उसमें 3 कहानियां इस्तेमाल की थी सन 1857 से लेके मॉडर्न टाइम तक, हिस्ट्री बताने के लिए। ये हिस्ट्री टीचर के लिए जरूरी था। एक तो ऊंट वाली, आपको याद होगा, ऊंट जब रेगिस्तान में जा रहा था तो उसने कहा मैं अंदर आ जाऊं मालिक, पहले सिर आया फिर टांगे आई, तो अंग्रेज इस तरह से आए। तो मैं स्टेज पे क्या करता था, एक तरफ ऊंट वाली कहानी, एक तरफ हिस्ट्री चलती। फिर दूसरी कहानी यूज की, वो जो आपने सुनी होगी, एक जमाना था किसान के 4 बेटे थे, आपस में लड़ते रहते थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ 565 रियायतें थी, राजा लड़ते रहते थे। तो इसी तरह कहानी इधर चल रही है और हिस्ट्री इधर चल रही है। मैंने सारा प्ले इसी कहानियों को लेके हिस्ट्री पूरी कर दी। ये मेरा 1 मिनट पूरा हो गया। अब कुछ कहना तो बता दो। मैं टाइम का पाबंद हूँ भाई। I don't want to wait. Let somebody else who has to come next keep on waiting. जीते रहो। बहुत अच्छा लगा और मुझे जो लोग मिले, जिन लोग जुड़े, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कान दिए, आपने सुन मेरे को, और बड़ा एक कथारसिस हुआ एक एक्टर का। सब लोग हम आपको बार बार सुनना चाहेंगे, ऐसा मत सोचिए, हमें तो अच्छा लग रहा है। तुमने कहा 11 को मिलते हैं ना जी। गीतांजलि जी, इनका वीडियो कैसे देख सकते हैं, किस नाम से? मेरा मंच, अच्छा सर का वीडियो मैं आपको भेज दूंगी नंदिनी जी, सर से जो भी। जी बिल्कुल सर। ओके यूवी, आई लव यू। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। जीते रहो भाई। थैंक यू। जय हो दुआएं।